गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और पहले पेपर में तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत में दो टॉपिक बचे थे हमारे, अपरागामी तरंग और डॉपलर प्रभाव। अपरागामी तरंग को आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं पुराने। डॉपलर प्रभाव को हम यहाँ लेते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछता है कि डॉपलर प्रभाव क्या है, इसका एक व्यंजक कोई बता दीजिए, निकाल दीजिए, और डॉपलर विस्थापन क्या है। ये इस तरह से जो है आपका एक सवाल निश्चित 8 नंबर का, 4 नंबर 8 और में 8 नंबर में रहता है। ये लास्ट सवाल ज़रूर रहता है, तो इसको मैं उठाना चाह रहा था। आइए देखते हैं डॉपलर क्या है। डॉपलर देखने से ही वैज्ञानिक का नाम है। और ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव, तो जैसे आप सीधी सीधी बात समझिए, आवृत्ति तरंग है तो उसमें आवृत्ति होगी और तरंग दायरे होगा। ये चीज़ तो आपने पढ़ाई पीछे। तो आवृत्ति क्या है, मतलब एक साइकिल में चली गई दूरी जो है उसका 1/T n बराबर, तो वो आवृत्ति है। तो इसमें आप जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और रेल इंजन जो है आप ध्वनि करते हुए आपके पास आ रहा है और या जा रहा है या आप उसके साथ दौड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपको जो आभासी आवृत्ति सुनाई देगी वो घटेगी बढ़ेगी, उसे हम आपेक्षिक गति भी होगी। और इससे आभासी परिवर्तन जो है आपका ध्वनि स्रोत का, श्रोता आप हैं और ट्रेन मान लीजिए ध्वनि स्रोत है, तो इनके बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि स्रोत में आवृत्ति में भी आभासी परिवर्तन होगा। मतलब आवृत्ति जो होगी ध्वनि की, वो दौड़ने भागने से, तो वो आभासी होगी, परिवर्तन होगा। तो इसी का अध्ययन 1842 में डॉपलर साहब ने किया, जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और दैनिक जीवन में आप इंजन प्लेटफॉर्म आपके पास ही है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके लिए व्यंजक में देखें तो जैसे कि एक ध्वनि स्रोत गतिमान है, मतलब ट्रेन चल रही है और आप स्थिर हैं, तो ऐसी दशा में जो है आभासी आवृत्ति का व्यंजक बताएं। तो आप आराम से देखें, तो इसमें यन डैश, ये आभासी आवृत्ति यन अपान वी माइनस वी श्रोता की चाल, और वी जो है ट्रेन की चाल, ये आपका सूत्र हुआ। तो यन डैश आपका आभासी आवृत्ति है। तो आप स्थिर हैं, ट्रेन दूर जा रही है, तो ऐसी दशा में आभासी आवृत्ति आपको ज़्यादा होगी जो नॉर्मल आवृत्ति सीटी की है। तो आप चूँकि ध्वनि स्रोत गतिमान है तो आपको आभासी आवृत्ति तेज सुनाई देगी। अब इसी का ठीक उल्टा कर लेंगे कि अगर आप जो है ध्वनि की चलने की विपरीत दिशा में चल रहा हो, अगर वही स्रोत जो है ध्वनि स्रोत जो गतिमान है, अगर वो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो v अपान ये यहाँ v प्लस हो जाएगा। तो यही दोनों सूत्र आपको देने हैं अगर आभासी के लिए, जब ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है तब ये सूत्र लगेगा। दूसरी स्थिति खड़ी होगी आपकी कि जब श्रोता गतिमान है और ध्वनि स्रोत स्थिर है, मतलब ट्रेन खड़े होकर सीटी बजा रही है और आप दौड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में तो आप वही चीज़ आएगा आपका, इसमें ऊपर हो जाएगा v प्लस वी ओ, मतलब वही आपका श्रोता, और v आपका ट्रेन और यन डैश। तो वास्तविक आवृत्ति जो आपकी यन है और आभासी आवृत्ति आपको तेज़ सुनाई देगी क्योंकि आप उसके पास दौड़ के जाएंगे। और ठीक अगर आप उससे दूर भागेंगे तब उसमें आपका ये सूत्र आ जाएगा, यन डैश बराबर यन कोष्ठ में v माइनस वी ओ बटा v। तो ये आपको लिखना रहेगा। अब दोनों गतिमान हैं, मान लीजिए आप ट्रेन भी दौड़ रही है, उसके पीछे आप भी दौड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में यन डैश यन अपान कोष्ठ में v माइनस वी ओ और v माइनस वी एस। तो और इस तरह से देखिए चित्र में भी श्रोता
और इसको थोड़ा सा आप वीडियो देखते चलिएगा, आवाज़ भी सुनते रहिएगा। ध्वनि की दिशा इधर है, दोनों गतिमान है, ऐसा दिखा के। अब डॉपलर विस्थापन क्या है, देखिए जब तरंग जो है आपका तरंग में परिवर्तन होगा तो तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा। तो तरंग आभासी होगी तो तरंग दैर्घ्य भी जो है उसमें विस्थापन होगा। तो इसमें डॉपलर साहब ने कहा कि आप सापेक्ष गति के कारण तरंग दैर्घ्य में यह विस्थापन जो है डॉपलर विस्थापन कहलाता है। तो आभासी तरंग दैर्घ्य बढ़ती हुई प्रतीत होती है हमको, तो इसमें भी आभासी तरंग दैर्घ्य आएगा। तो डेल्टा इसलिए लेते हैं कि बहुत थोड़ा आता है, इसलिए डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। द डेल्टा लैम्डा बराबर जो वास्तविक लैम्डा है तरंग दैर्घ्य का तरंग का माइनस लैम्डा डैश, इसी को हम डॉपलर विस्थापन कहते हैं। अब एक से पूछ लेता है कि इसका अनुप्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं डॉपलर साहब के प्रयोग का। तो विमान तथा पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में, सूर्य की घूर्णन गति ज्ञात करने में, कृत्रिम उपग्रह के ट्रैकिंग में, जो आपका सैटेलाइट है, तारा और गैलेक्सी के वेग का अनुमान लगाने में। अब विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, तो विश्व में 10 लाख मंदाकिनियाँ हैं, गैलेक्सीज़ हैं। तो हब्बल, एक खगोल शास्त्री थे हब्बल साहब, तो हब्बल साहब ने देखा कि मंदाकिनियाँ जो हैं हमसे दूर भाग रही हैं। तो दूर भागने की चाल उनकी जो है दूरियों के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब v समानुपाते r। v और h को क्या कहा, हब्बल नियतांक, तो v बराबर h r। तो v क्या है आपका, मंदाकिनियों के दूर भागने का वेग, और h क्या है, मंदाकिनी की दूरी। ये आप देखें इस तरह से, और इसी को हम हब्बल नियतांक h को हम कहते हैं। इसका मान 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति 10 लाख वर्ष होता है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, या हब्बल का नाम ले लिया, तो दोनों दशा में ये खगोल शास्त्री हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का दूरबीन लगा के, तो ये बहुत छोटा चैप्टर मैं बनाना चाह रहा था। और निश्चित आता है ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव समझाइए, वही ट्रेन पर खड़े हो जाइए, चारों घटनाएं आप याद कर लीजिए। सूत्र आपको मैंने बता ही दिया, और कंडीशन भी दोनों है, दोनों जब एक साथ दौड़ने लगेंगे तो क्या होगा, और डॉपलर विस्थापन क्या है आपका, और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है, इसको आप बताएं हब्बल साहब को। और यहाँ देखें तो डॉपलर प्रभाव सत्य है केवल किसके लिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के लिए, शर्त है इसकी। तो डॉपलर प्रभाव सिर्फ ध्वनि और प्रकाश तरंगों के लिए सत्य है। और एक यात्री अगर रेलगाड़ी में बैठा है, इंजन सीटी बजा रहा है, तो यात्री द्वारा जो वास्तविक आवृत्ति होगी तो बराबर ही होगी, क्योंकि उसी के अंदर बैठा हुआ है वो। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है कि डॉपलर प्रभाव क्या है, इसको परिभाषित करिए, और विस्थापन क्या है डॉपलर का। या बड़े क्वेश्चन में निश्चित ये रहेगा आपका लास्ट में, डॉपलर का सिद्धांत समझाइए, कोई सूत्र जो है आप एक दोनों में से 3 जो कंडीशन आपको हमने दी है उसमें से एक आपको सूत्र पूछ लेगा, और ये चीज़ आपको ख़त्म हो जाती है डॉपलर की। और अप्रगामी तरंग में कुंड नली और अनुनाद नली का है, इसको आप मेरे पिछले वीडियो से भी देख सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा वीडियो बने इसके ऊपर। इतना पढ़ लेंगे, इतना जाने रहेंगे तो आपको कोई फेल तो नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।